करते हैं हम क्लास 8 के क्वेश्चन बैंक की तैयारी। क्वेश्चन बैंक का यहाँ मतलब है कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यदि आपको क्लियर नहीं होते तो आप उनको गलत कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक कलेक्शन किया हुआ है कि किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं और उनसे हमें कैसे तैयारी करना है, इस पर हम बात करेंगे। और ये है कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनसे केवल यही आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड या इनको थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। पर बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड होंगी, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें जो है शामिल हैं। तो आपसे ये है कि आप बहुत ध्यान से इनके आंसर्स सुनिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा आंसर्स, क्योंकि मैंने आंसर इसमें मार्क नहीं किए हैं ताकि आप ध्यान से सुने। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जो होते हैं थे वो सर्वे को क्यों इम्पोर्टेंट मानते थे? तो वो सर्वे को क्यों इम्पोर्टेंट मानते थे बताइए? हिस्ट्री लिखने के लिए, इफेक्टिव जजमेंट के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या किस लिए? इसका आंसर है कि वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर्वे को इम्पोर्टेंट मानते थे। फिर ब्रिटिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्यों प्रिजर्व करके रखते थे? तो क्यों प्रिजर्व करके रखते थे? तो जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट थे वो प्रोग्रेस बताते थे पास्ट की, कोई भी स्टडी कर सकता था नोट्स और रिपोर्ट की, उनकी कॉपी को यूज़ किया जा सकता था मॉडर्न टाइम में। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या था, वो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखते थे। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। फिर है, नॉट द पीरियड ऑफ डिवीज़न बाय इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल ने किस पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड नहीं किया था? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था, क्रिश्चियन में नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा क्रिश्चियन। फिर है, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो हिस्ट्री को कैसे पता लगाते हैं? तो कौन सा सोर्स वो यूज़ नहीं करते इनमें से? तो डायरी को यूज़ करते हैं, पिलग्रिम्स के अकाउंट को यूज़ करते हैं, ट्रैवलर्स के अकाउंट को यूज़ करते हैं, पर दो लोगों की बातचीत को वो जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि दो लोगों की जो जनरल बातचीत होती है उसमें जनरली ऐसा कोई हिस्टोरिकल बात नहीं होती। फिर है उसके बाद, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो लास्ट वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये नाम याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और लास्ट वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर हु वाज द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा भी है, ये है जेम्स मिल। फिर किसने सी रूट ऑफ इंडिया को डिस्कवर किया था 1498 में? तो वो था वास्को डी गामा। फिर है, हैदर अली जो थे वो कहाँ के रूलर थे? वो मैसूर के रूलर थे। फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है इंडिया के तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई? तो क्यों अट्रैक्ट हुई? क्या उनको यहाँ पर चीप लैंड मिला, चीप लेबर मिला? नहीं। वो हालांकि वो चीप लैंड, चीप लेबर तो खैर उनको नहीं मिला था, पर वो जो मेनली अट्रैक्ट हुई थी वो हुई थी रॉ मटेरियल, कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस की वजह से। ठीक है। फिर बाद में उनको यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए चीप लैंड मिला, चीप लेबर मिला, लेकिन इसका पहला जो कारण था कि वो ब्रिटेन से आई क्यों यहाँ पर, तो वो इसी वजह से आई, तो कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस की वजह से। तो ये रॉ मटेरियल उनको बहुत सस्ता यहाँ मिलता था। तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी। रानी चन्नम्मा जो थी, जो ब्रिटिश के समय में जिन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया था, वो कहाँ की थी? तो वो थी कित्तूर की। टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे? तो कहाँ ये थे, बताइए कहाँ के रूलर थे? इनके पिताजी का नाम अभी आपको बताया था मैंने। तो ये थे कहाँ के रूलर? मैसूर के। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह, जिनको अंग्रेज नहीं हरा पाए थे, तो वो कहाँ के थे? वो थे पंजाब में। फिर सिराजुद्दौला, जिसको अंग्रेज़ों ने हराया था, और पहली प्लासी की लड़ाई जो थी वो इसी के साथ हुई, सिराजुद्दौला के साथ। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लासी की जो फर्स्ट बैटल थी वो किसके साथ हुई थी अंग्रेज़ों की? तो वो हुई थी, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किसके साथ हुई थी? वो सिराजुद्दौला के साथ हुई थी। तो सिराजुद्दौला रहता कहाँ था या कहाँ का राजा था? वो था बंगाल का। चंपारण मूवमेंट, जिसका नाम महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, वो किसके मतलब क्यों हुआ था वो चंपारण मूवमेंट? तो वो किसके अगेंस्ट में था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। और वो किसने किया था? वो पीजेंट ने किया था। तो अब ये नहीं मतलब इसमें जल्दी जल्दी में क्या होगा, लोग आंसर पीजेंट लगा देंगे, लेकिन वो इंडिगो जो होते थे, जो नील की खेती करते थे, उन लोगों ने किया था। तो उन किसानों ने
किसके अगेंस्ट में किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है ना। फिर हालांकि इसमें ये भी आ सकता है ऑप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द प्लांटर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ सकता है। तो ये एक्चुअली जो मूवमेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में था। फिर है कंपनी जो थी उन्होंने दीवान ऑफ बंगाल उसको कब अपॉइंट किया गया? तो 1765 में अपॉइंट किया गया। फिर किसने जो है महालवाड़ी सिस्टम को, देखिए तीनों सिस्टम, दो सिस्टम आपको याद रखना है, एक परमानेंट सिस्टम था और एक महालवाड़ी था। तो यहाँ मैंने महालवाड़ी सिस्टम का दिया, तो अब आपको ये पता लगाना है कि परमानेंट सिस्टम किसने दिया था, ठीक है। टैक्स के उन्होंने सिस्टम बनाए थे, तो दैयतवाड़ी था एक, महालवाड़ी था और एक परमानेंट था। तो तीनों सिस्टम को किसने किसने लॉन्च किया वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो महालवाड़ी सिस्टम था ये हॉल्ट मैकेंजी ने लॉन्च किया था। फिर ग्रोअर ऑफ वुड यूरोप, वुड नाम की एक क्रॉप उगाई जाती थी कपड़ों को रंग करने के लिए। तो उस जब यूरोप के लोग उसको मतलब उगाते थे तो उन्होंने किसको एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखा? कौन सी ऐसी फसल थी कि जो उनको लग रहा था कि डाई के रीयूज हो सकती है? तो वो थी इंडिगो। फिर किसने जो है मुनरो सिस्टम को डेवलप किया था? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो ने। खोंड कहाँ रहते थे? खोंड जो है वो उड़ीसा में रहते थे। ये ट्राइबल दिक्खू वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली जनजाति का नाम है, ट्राइब का नाम है। फिर चलते हैं सिविक्स के रिवीजन में, यहाँ पर भी हम 1 to 4 करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है नेशन का वो क्या रखता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रूल रखता है, तो इसका आंसर होगा रूल। कौन सा फंडामेंटल राइट है इनमें से? तो राइट टू इक्वालिटी भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम भी है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। 6 राइट आपको याद होना चाहिए। हमको संविधान ने 6 अधिकार दिए हैं, तो वो 6 राइट आपको याद होना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट जो होता है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, तो इसका आंसर होगा नो रिलीजन। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? तो ये आप याद रखिएगा कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे भाई? फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम 8th क्लास में पढ़ा, हमें ये छोटी छोटी बातें ही नहीं मालूम। फिर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, ठीक है ना। तो हो सकता है वहाँ पर ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री जयंती दी और आप कहें अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपसे दूसरी चीज़ पूछ जाए। इसके अलावा 5 जून को क्या मनाया जाता है? अब आप सोचिएगा। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपके क्लास के चैप्टर में है। फिर रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट किनके द्वारा चुने जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं पार्लियामेंट में, हमारे देश के पार्लियामेंट में। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी हमारी कंट्री की जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है उसे क्या कहते हैं? तो हमारे देश की जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग संस्था है उसको पार्लियामेंट कहते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? कब ये हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग? ये भी पूछा जाता है जलियांवाला बाग है कहाँ? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। और किसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में गोली चलाने का? तो जनरल डायर ने दिया था। तो ये हो गया आपका सिविक्स का। अब हालांकि सिविक्स में ये क्वेश्चन तो आपको लग रहे होंगे कि हिस्ट्री के, लेकिन सिविक्स में ही ये क्वेश्चन दिए गए हैं। वहाँ पर इस जलियांवाला बाग के ऊपर से उन्होंने जो है एक लेसन लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा। अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। किसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है? लैंडस्केप की, होम रेमेडी की, मेटल की, किसकी होती है इकोनॉमिक वैल्यू? तो लैंडस्केप मतलब होता है जो दृश्य होता है उसकी, तो इसमें जो है मेटल की जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसे हम बेच सकते हैं। फिर रिसोर्सेज जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थ में, तो क्यों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था, रिसोर्सेज इसलिए अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं क्योंकि डिफरेंट नेचुरल कंडीशन है, तो इसका आंसर ए होगा। रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा से हम निकाल लेते हैं और बहुत मतलब मॉडिफिकेशन उनको नहीं करके और यूज़ करते हैं, तो उनको कौन सा रिसोर्स कहते हैं? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं।
रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी जानी जाती है उनको क्या कहा जाता है? तो जिनकी जानी जाती है, जिनकी पता होती है, वो एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं। फिर पोटेंशियल क्या होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था। एक और वर्ड आता है यूबिक्विटस क्या होते हैं, तो यूबिक्विटस रिसोर्स भी याद रखिएगा। फिर बायोटिक रिसोर्स क्या है, तो बायोटिक रिसोर्स जो है वह एनिमल है, ठीक है। एनिमल और प्लांट बायोटिक हैं, याद रखिएगा, एनिमल भी और प्लांट भी। अब बायोटिक में जो है कौन कौन से आते हैं वो आप याद रखिएगा। कोल किसका एग्जाम्पल है? कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड सेविंग देम टाइम फॉर फ्यूचर, ये हम अपने लिए भी यूज़ करें और भविष्य के लिए भी उनको बचा कर रखें, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्यों है अर्थ में? तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस वजह से है? ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किस वजह से बताइए? तो लैंड और क्लाइमेट दोनों की वजह से है। फिर यूजिंग लैंड डिफरेंट पर्पस, लैंड को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करना क्या कहलाता है? तो वो लैंड यूज़ कहलाता है, ठीक है ना। लैंड यूज़ करके आपके उसमें मैच द कॉलम भी दिया हुआ है। कौन सी ये फेमस बर्ड सेंचुरी है? बर्ड सेंचुरी किस कहाँ पर है? तो बर्ड सेंचुरी जो है वो भरतपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका काम है कि भरतपुर कहाँ पर है ये आपको पता लगाना, कौन से स्टेट में। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भरतपुर कौन से स्टेट में है। फिर गिर फॉरेस्ट कहाँ है, का किस चीज़ के लिए फेमस है हमारे भारत में। फिर उसके बाद टाइगर पार्क दुधुआ में है, ये भी। कांजीरंगा क्यों फेमस है बताइए? तो कांजीरंगा में वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। फिर है ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, रॉक का जो टूटना होता है वो क्या कहलाता है? तो ये बार बार हमने पढ़ा है ये वर्ड, वेदरिंग। वेदरिंग से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, रॉक से मिनरल को निकालना क्या कहलाता है? तो वो एक्सट्रैक्टिंग कहलाता है। फिर किस मिनरल से हम सिलिकॉन को ऑब्टेन करते हैं? तो सिलिकॉन जो होता है वो क्वार्ट्ज से ऑब्टेन होता है, तो इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज, डी। फिर कौन सा जो है सेविंग एनर्जी एट होम, इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जिससे हम सेव मतलब नॉट द सेविंग एनर्जी एट होम, यदि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमारे घर में बिजली की या एनर्जी की बचत नहीं होगी, तो वो ये है। अब आप पढ़ के देख लीजिए तो आप खुद ही बताएंगे। कुकिंग फूड इन ओपन पान ऑन लो फ्लेम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेट्रोलियम जो ओरिजिनल होता है वो पेट्रोलियम वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि नेचुरल गैस रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं भारत में? तो वैसे तो बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं, कावेरी के डेल्टा पे भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम है मुंबई हाई में मिलते हैं। फिर कौन सा नॉन कन्वेंशनल है? नॉन कन्वेंशनल मतलब जिनको हम पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी नॉन कन्वेंशनल है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ये आप एनर्जी वाले चैप्टर में देख लीजिएगा। एनर्जी जो अर्थ से ऑब्टेन होती है, अर्थ के से निकलती है, जो धरती के अंदर कई जगह से जो है एनर्जी जो निकलती है फिर हम उसको यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। फिर है कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज़ है? तो मैंने तीनों एक्टिविटी के एग्जांपल आपको बताए हैं उस चैप्टर में। प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर को कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी किसको कहते हैं अब आप बताइए, और टर्सरी एक्टिविटी किसको कहते हैं? फिर है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स क्या कहलाता है? तो ये आप जब एग्रीकल्चर वाला चैप्टर जैसे ही खोलेंगे तो आपकी बुक में सब दिए, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो इनके सबके नाम आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेप्स का जो होता है वो कहलाता है विटी कल्चर। फिर है टाइप ऑफ फार्मिंग जो कि केवल फैमिली की नीड के लिए होती है, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसी की जैसी एक और होती है इंटेंसिव फार्मिंग, दोनों में अंतर होता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग यहाँ पूछा है, इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कि जब हम अपनी परिवार की नीड भी पूरी कर लें और बाकी की बची फसल को हम बाज़ार में भी बेच दें, तो ये कहलाती है इंटेंसिव फार्मिंग। पैडी से क्या मिलता है? तो पैडी से जो है राइस मिलता है। रबर प्लांटेशन कहाँ पर फेमस है? तो रबर वैसे तो बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांटेशन फेमस है मलेशिया का। फिर कोर्स ग्रेन क्या होते हैं? मोटे अनाज किनको कहते हैं? तो ये सभी मोटे अनाज हैं, नहीं सॉरी, कोर्स ग्रेन किसको कहते हैं? तो ये सभी मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा, रागी जो है ये सब मोटे अनाज हैं।
फिर कौन सी कंट्री जो है प्रोड्यूसर ऑफ राइस में सबसे आगे है, तो वो कंट्री है चाइना। फिर कौन सी सॉइल जो होती है वो गुड होती है, सॉरी, कौन सी सॉइल जो होती है वीट को ग्रो करने के लिए गुड होती है, तो वो होती है लोमी सॉइल। कौन सा फाइबर रिक्वायर होता है को फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए ग्रो होने के लिए, तो फ्रॉस्ट मतलब होता है कोहरा और ठंडी। तो चूँकि ये कॉटन के जो होते हैं वो बल्ब होते हैं कॉटन के प्लांट में, तो वो यदि फ्रॉस्ट होता है तो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए कॉटन के लिए फ्रॉस्ट फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए और इसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, ध्यान रखिएगा। और गोल्डन फाइबर भी इसी में बनता है, अपन ने पढ़ा था कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो वो जूट को कहा जाता है। और जूट के लिए और कॉटन के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर फार्मिंग जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल और नेचुरल पेस्टिसाइड जैसे कि आज के समय में हो रहा है, तो कई लोग जो है इस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं कि उसमें नेचुरल जो है चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे। तो ये क्या कहलाता है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आंसर अच्छे लगे होंगे और आई होप कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और जो जो मैंने बीच में बताए हैं उनको आप तैयार कर लेंगे, ताकि आपको जो है MCQs में भी अच्छे मार्क्स मिलें। तो आई होप कि ये 1 to 4 जो मैंने रिवीजन का क्वेश्चन बैंक का रिवीजन दिया है वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और यदि इनसे संबंधित कोई डाउट है तो इसको आप गूगल मीट क्लास में पूछेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।